मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, पिछले सप्ताह मैंने सी सेट के बारे में कुछ आप सबसे बातें की थी, सी सेट की तैयारी के बारे में। हालांकि सी सेट के बारे में मुझे 2 दिन बाद आप सबसे फिर से इसी विषय पर बातें करनी थी, लेकिन इस बीच में आप सबके जो मेल मिले उससे मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसे थोड़ा सा प्री पोन कर देना चाहिए और 2 दिन पहले ही इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि आपके अंदर जो उत्सुकता है, खासकर इस विषय की तैयारी को लेकर जो बेचैनी है और जो बहुत जायज़ भी है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं 2 दिन भी डिले न करूं। तो दोस्तों, आज मैं आप सबसे अब उस रणनीति पर बात करने जा रहा हूं, जिस रणनीति का सहारा लेकर आप इस सी सेट की वैतरणी को पार कर सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि निश्चित रूप से आप पार कर जाएंगे। आप डूबेंगे नहीं, तट तक तो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन बात केवल सुनने से नहीं बनेगी, करना तो पड़ेगा। हाँ, करना क्या चाहिए, कैसे करेंगे, इसके बारे में मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगा और वही मैं फिलहाल करने जा रहा हूँ। देखिए, आप सी सेट के क्वेश्चन पेपर को, मैं सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ, सी सेट के क्वेश्चन पेपर को यदि वर्गीकृत करें, उसे क्लासिफाइड करें, तो उसके 3 भाग बनते हैं। और देखिए, ये जो मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, ये स्तर को लेकर के नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 10 साल पहले के जब आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो उसमें आपको प्रश्न काफ़ी सरल से दिखाई देंगे। आपको मालूम है कि 2011 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। क्रमशः धीरे धीरे जो प्रश्न हैं वो कठिन होते चले गए हैं और जटिल भी होते चले गए हैं। तो मैं कठिनता और जटिलता और सरलता की बात नहीं कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं, और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। मैं इसके चरित्र की बात कर रहा हूँ और मैं सिलेबस के चरित्र की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन पेपर्स के चरित्र की बात कर रहा हूँ, उसके स्वरूप की बात कर रहा हूँ। तो 3 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। जो इसका पहला भाग है वह कंप्रहेंशन का भाग है। कंप्रहेंशन, जिसे बोल चाल की भाषा में आप गद्यांश कह सकते हैं। इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे या उससे पहले भी इससे मुलाकात कर चुके हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वह मैथ्स का पार्ट है। मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ कि ये सामान्य गणित है या ऊंचे स्तर का गणित है। ये गणित है, और गणित को भी मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, है ना, कि वो अंक गणित है या बीज गणित है या रेखा गणित है। नॉट एट ऑल। ये सेकंड पार्ट मैथ्स का पार्ट है। और जो थर्ड पार्ट है वो कॉमन सेंस का पार्ट है। मैं जानबूझ करके कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसमें आप जानते हैं कि लॉजिक पर प्रश्न होते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि रीजनिंग पर प्रश्न होते हैं, कुछ ग्राफ्स को लेकर के प्रश्न होते हैं, जिन्हें बाकायदे आप लॉजिक और रीजनिंग में रख सकते हैं। तो इस तरीके से 3 पार्ट हैं। टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं। और सबसे अच्छी खबर आपके लिए जो है वो ये है कि इसके जो कंप्रहेंशन का पार्ट है यह सबसे सरल है। अगर हम तीनों की आपस में तुलना करें तो जो कंप्रहेंशन का पार्ट है ये सबसे सरल पार्ट है। और जो दूसरे पार्ट हैं उनमें तो प्रश्नों की संख्या साल के हिसाब से अलग अलग होती रहती हैं, लेकिन ये जो कंप्रहेंशन का पार्ट है इसमें अभी तक 2011 से लेकर के 2024 तक आप एक भी वर्ष मुझे ऐसा नहीं बता सकते जिस वर्ष टोटल 80 क्वेश्चंस में से कम 25 क्वेश्चंस न आए हों। कभी कभी तो इनकी संख्या 28 और 29 तक पहुंच गई है, ऑलमोस्ट 30%। जो मैथ्स का पार्ट है और जो कॉमन सेंस का पार्ट है उनमें प्रश्नों की संख्या वेरी करती रहती है।
कभी मैथ्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मैथ्स का जो स्तर है वो भी इतना ऊपर उठ जाता है जिसे आप कह सकते हैं कि सब के सब बाउंसर हैं, आप बॉल टच भी नहीं कर सकते। आप बस अपना किसी तरह से विकेट बचाए रखिए कि आप क्रीज पर डटे रहें, कम से कम इतना कर लीजिए। यानी कि आप प्रश्नों को टच मत कीजिए, कम से कम माइनस मार्किंग से तो आप बच सकेंगे। लेकिन हाँ, जो रीजनिंग और लॉजिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो ग्राफ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वे पहले की तुलना में 2011 से लेकर के 2018-19 तक जो क्वेश्चन पूछे जाते थे उनकी तुलना में थोड़े से जटिल हुए हैं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि इतने जटिल नहीं हुए हैं कि आप उन्हें बाउंसर कह सके। हाँ, जो बॉलर है वो अच्छी श्रेणी का बॉलर है, आपको बहुत इजी बॉल वो नहीं देगा जिस पर आप सिक्सर और 4 रन बना सके, नॉट एट ऑल। वहाँ आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन जो कंप्रिहेंशन है, कंप्रिहेंशन तुलनात्मक दृष्टि से काफ़ी सरल है। यहाँ एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि 2011 में जिस तरीके के प्रश्न पूछे गए, कंप्रिहेंशन का भी जो स्तर है लगातार धीरे 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 न केवल टफ होता चला गया है, बल्कि उस पर जो प्रश्न पूछे जाने लगे हैं वे भी थोड़े से अलग रूप के होने लगे हैं। 2011-12 के जब आप प्रश्नों को उठा करके देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो मजाक जैसा हो रहा है, ये तो कितने सरल प्रश्न है, और सच में बात ऐसी थी भी। लेकिन मैं आपको एक तथ्य यहाँ बताना चाहूँगा। देखिए, हर समय की अपनी चुनौतियाँ होती हैं, हर समय का अपना चैलेंज होता है। यदि आपके दिमाग में 1 मिनट के लिए भी यह विचार आ रहा हो कि वाह यार, क्या अगर हम 2011 में होते तो हम तो सी सेट क्वालिफाई कर ही ले ये होते, क्यों इतना परेशान होते, आज हम इतने तनाव में हैं, दबाव में हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। उस समय की जो चुनौती थी अपने आप में उतनी ही कठिन और बड़ी चुनौती थी दोस्तों, जितनी चुनौती आज की आपको कठिन और बड़ी लग रही है। इसलिए ये बात तो आप दिमाग में लाइएगा ही मत। आपके दिमाग में केवल एक बात होनी चाहिए कि यार अब जो मेरे सामने चैलेंजेस हैं, और स्पेशली सी सेट को लेकर जो चैलेंजेस हैं, मैं इनका मुकाबला कैसे करूं, मैं इनसे कैसे पार पाऊं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कम से कम पार पाना तो बहुत मुश्किल नहीं है, एकदम आसान तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। हाँ, बहुत स्कोर करना एक मुश्किल काम हो सकता है, तो उसकी ज़रूरत भी क्या है। क्या सच में आपके लिए ये खुशखबरी नहीं है कि केवल क्वालिफाइंग पेपर है? तो आप इसका फ़ायदा उठाइए, इसका फ़ायदा आपको उठाना ही चाहिए। जी हाँ, क्वालिफाइंग है। कल्पना करके देखिए कि यदि इसके मार्क्स आपके जनरल स्टडीज़ के मार्क्स से जुड़ करके मेरिट का निर्धारण कर रहे होते तो आपकी हालत क्या होती। यदि आप इससे डर रहे हैं तो सोच करके देखिए। तो उस संकट से तो कम से कम आप बचे हुए हैं, तो इसको आप एक राहत देने वाली खिड़की की तरह लें, इसका इस्तेमाल करें, इसका फ़ायदा उठाएं। इसका फ़ायदा उठा करके आप अपनी जो सक्सेस है उसे इंश्योर कर सकेंगे। तो दोस्तों, अब आपको इसके लिए करना क्या है। इसकी शुरुआत में इस बात से करना चाहूँगा कि आपको क्या नहीं करना है। देखिए, यदि आपकी मैथ्स की बैकग्राउंड बहुत अच्छी नहीं है, मैथ्स से आप डरते हैं, मैथ्स से आपको ऊब होती है, तो इसका जो मैथ्स वाला पोर्शन है, जो सेकेंड पार्ट है, आप इसे छोड़ दीजिए, इसके साथ मत उलझिए। ये लोहे की दीवार है, ये बहुत कठोर चट्टान है, इस पर सिर मारेंगे तो न दीवार का कुछ होगा न चट्टान का कुछ होगा, अपना ही सिर फूटेगा। मेहनत आप ज़्यादा करेंगे, रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, यदि आपको मैथ्स के प्रति थोड़ा सा भी रुझान है, या आप थोड़ा सा जूझने को तैयार हैं, जुझारू व्यक्तित्व है आपका, तो मैथ्स में कुछ बहुत सरल किस्म के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे एवरेज पर एक आध प्रश्न पूछ लिया जाता है, औसत जिसे हम कहते हैं, ब्याज, लाभ, हानि, इस पर एक आध प्रश्न आ जाता है, प्रतिशत, परसेंटेज जिसे आप कहते हैं, इस पर एक आध प्रश्न आ जाता है। केवल ये जो बहुत ही सरल किस्म का मैथ्स है, आप चाहें तो इन पर थोड़ी सी तैयारी कर सकते हैं। ऐसा करके आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी सक्सेस को ज़्यादा इंश्योर कर सकेंगे।
मतलब ऐसा नहीं होगा कि बस थोड़े से के लिए चूक रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसे बहुत से स्टूडेंट को जानता हूँ जो 0.3 मार्क्स के लिए चूक गए हैं सी सेट में, और जीएस में तो 70% का स्कोर था, और इसके बाद उन्हें बाद में कभी मौका नहीं मिला कि जीएस में इतना स्कोर कर पाएँ, और आज वो कुछ और कर रहे हैं सिवाय सिविल सर्विसेज के। इसीलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी सक्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इंश्योर करें, इस फिलॉसफी के साथ तैयारी करें। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के ये कि मैथ्स के साथ आप उस तरह का व्यवहार करें जिस तरह का माइंड मेकअप आपका है। जूझिए मत, परेशान मत होइए, क्योंकि क्वालिफाई करने के लिए आपके पास दूसरे और बहुत से रास्ते हैं, और वे जो रास्ते हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। यानी कि वहाँ जब आप मेहनत करेंगे तो उस मेहनत के जो पॉजिटिव रिजल्ट होंगे आपको अपेक्षाकृत ज़्यादा मिलेंगे। और समय तो अभी इतना है नहीं कि आप उसे गंवा सकें, फालतू के काम में लगा सकें। तो अब सवाल उठता है कि वो 2 सेक्टर कौन से हैं। आप समझ गए होंगे। अब वो 2 क्षेत्र बच गए हैं। ये पहला क्षेत्र है लॉजिक और रीजनिंग का, और दूसरा क्षेत्र है कंप्रिहेंशन का, राइट। इसमें जिसके साथ आपको सबसे ज़्यादा दोस्ती गांठनी है, चलिए आप तो किसी के साथ भी गांठने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन वो तो गांठने को तैयार हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो कंप्रिहेंशन का जो पोर्शन है वो आपके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाए हुए खड़ा है, उसे लपक लीजिए। और उसी के पीछे खड़ा है लॉजिकल और रीजनिंग वाला दोस्त। वो हाथ फैलाए नहीं खड़ा है, पहले आपको हाथ फैलाना होगा। आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे ही आप अपना हाथ फैलाएंगे वह फट से अपना हाथ फैला देगा। और गणित वाला जो है ना, वो अपना हाथ नहीं फैलाएगा। चाहे आप दोनों हाथ फैला दें, चाहे आप उसे बिल्कुल आलिंगन में लेने के लिए आतुर हो जाएं, वो ज्यों का त्यों ठस होकर के बिल्कुल कठोरता के साथ खड़ा रहेगा। अरे मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, तुमको परवाह है तो आओ, अब आप निर्णय ले लीजिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। और इससे पहले कि आगे मैं कभी इस विषय पर बात करूं, बेहतर होगा कि जिनके साथ आपको दोस्ती गांठनी है उनके बारे में सोचना शुरू कर दें, थोड़ी थोड़ी अपनी तरफ से कोशिश भी शुरू कर दें। तो दोस्तों, आज इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार।